एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी हम कवर कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 14 जो कि है फेडरल सिस्टम। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये टर्म्स यूज होंगी लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, राइट। तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? देखो, जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं ना, उन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया है दो तरह से, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। लेकिन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिसे हम इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसे हम इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में समझो कि सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो नेशनल गवर्नमेंट का रीजनल गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट को एज इन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम समझेंगे कि फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट पहले देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जितनी भी पावर्स होती हैं ना, सारी की सारी नेशनल गवर्नमेंट को दी जाती है। और रीजनल गवर्नमेंट इन केस एग्जिस्ट करे, कई बार तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है तो जो भी अथॉरिटी रीजनल गवर्नमेंट के पास होगी वो नेशनल गवर्नमेंट देगी। यानी नेशनल गवर्नमेंट बताएगी ये पावर्स आपके पास है, इस फील्ड में आप काम कर सकते हो, तो रीजनल गवर्नमेंट उसी फील्ड में काम कर सकती है, ठीक है। ये हो गई आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा आता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? एक ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें जितनी भी पावर्स होती हैं ना, वो डिवाइडेड होती हैं। कुछ पावर्स ऑलरेडी नेशनल गवर्नमेंट को दी हुई होती हैं, कुछ पावर्स ऑलरेडी रीजनल गवर्नमेंट को दी होती हैं। सो ऑल द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन बोथ द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। संविधान ने ही ये चीज क्लासिफाई कर दी होती है, तो अपना दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। दोनों ही गवर्नमेंट्स अपने अपने जुरिस्डिक्शन माने एरिया, अपने अपने एरिया में काम करती है, अपने अपने फील्ड में काम करती है इंडिपेंडेंटली। अब एग्जाम्पल्स की बात है कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, तो आप बुक के ऊपर देखेंगे बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है यूएसए, कनाडा, रशिया। यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है? ब्रिटेन, जापान, चाइना, और भी कंट्रीज के नाम है वो आप बुक पे देख सकते हैं। अब एक जो फेडरल मॉडल होता है ना, उसमें नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो नेशनल गवर्नमेंट है इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वैसे ही जो रीजनल गवर्नमेंट होती है इसे स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है ना, बुक में कंपैरिजन दिया हुआ है कि फेडरल फीचर्स या फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इन फीचर्स या इस कंपैरिजन को समझने के लिए पहले हम फेडरल फीचर्स संविधान के क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स संविधान के क्या होते हैं, इन दो टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद में हम कंपैरिजन की ओर आएंगे, ठीक है। तो इस कंपैरिजन को फिलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो फेडरेशन टर्म है इसका मतलब क्या है। तो एक लैटिन वर्ड है फोइडस, जहां से ये फेडरेशन टर्म उठाई गई है, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। ये ट्रीटी एग्रीमेंट का कंसेप्ट अभी आज की ही वीडियो में बहुत अच्छे से हम देखेंगे। फिलहाल आप देखिए तो फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन एक नई स्टेट बनती है, ठीक है, एक नई स्टेट बनती है, यानी एक नई कंट्री बनती है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे जो स्टेट्स होती हैं उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया होता है कि हाँ हम इस फेडरेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो फेडरेशन क्या है? एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स ने ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये जो यूनिट्स हैं, ये जो मैंने यूनिट्स की बात की, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे यूएसए में इनको बोलते हैं स्टेट्स, है ना। स्विट्जरलैंड में इनको बोलते हैं कैंटन्स, कनाडा में इनको बोलते हैं प्रोविंसेस, एंड रशिया में इनको बोलते हैं रिपब्लिक्स। किसको? ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जैसे इंडिया बहुत सारी स्टेट्स एंड यूटी से मिलकर बना है, छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर। इंडिया में उन यूनिट्स को हम बोलते हैं स्टेट्स, यूएसए में भी स्टेट्स बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में इन छोटे छोटे यूनिट्स को कैंटन्स, कनाडा में प्रोविंसेस एंड रशिया में रिपब्लिक्स। ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये बात हो गई, आगे चलते हैं कि फेडरेशन बनने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। फेडरेशन जो बनती है दो तरह से बनती है। तो फेडरेशन की फॉर्मेशन के दो मेथड्स हैं। पहला है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी इन्हीं में से एक की फॉर्म से बनता है। बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स जो मिलिट्री फॉर्म में वीक है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है,
इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो मिलती हैं, साथ में आती हैं और एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक है, दूसरी साइड पे आपका है इंटीग्रेशन, माने इंटीग्रेट होना, इकट्ठे होना। डिसइंटीग्रेशन माने किसी बड़ी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना। तो बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी स्टेट है, जैसे इसका एग्जाम्पल आपको कनाडा दिया हुआ है, एक बहुत बड़ी कंट्री है या स्टेट है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को वो अलग अलग पावर देती है कि आपने अपने अपने रीजनल लेवल पे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने अपने क्षेत्रीय लेवल पे उसे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कनाडा। ठीक है, तो मिलिटरली वीक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड छोटे छोटे स्टेट से मिलकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन बनना। बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन बहुत बड़ा स्टेट है, पावरफुल, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ताकि अपने हर एक एरिया पे वो काम कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कनाडा एंड दिस इज द वे ऑफ फॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यूएसए के बारे में बताया है कि दुनिया की सबसे पुरानी ये जो है फेडरेशन है, 1787 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जिस टाइम पे अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था। आज की अगर हम बात करें, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ओरिजिनली सिर्फ 13 स्टेट्स थी। ठीक है, इसको हम एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फेडरेशन लेते हैं। फिर हम कनाडा फेडरेशन की बात करें तो इसमें भी इनिशियली जो है हम बात करें 4 प्रोविंसेस थी, अभी 10 प्रोविंसेस है। ये भी बहुत पुराना है, 1867 में बना था, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब आगे आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो हम पढ़ रहे हैं आपको अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो भारत का संविधान है ना, वो ये बोलता है कि इंडिया में हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। एंड जितने भी फ्रेमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स यानी जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने क्यों फेडरल सिस्टम को ही अडॉप्ट किया? क्यों किया? 2 रीजन है। पहला तो हमारा देश बहुत बड़ा है, तो फेडरल सिस्टम में हम उस चीज को अच्छे से कोप अप कर सकते हैं। दूसरा है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारे देश में ना लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन्स है ना, ये बहुत डाइवर्स है, तो उस चीज को कोप अप करने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने ये रियलाइज किया कि फेडरल सिस्टम के थ्रू, अगर हम फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, इसके थ्रू हम एफिशिएंटली प्रशासन संभाल सकते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं, देश में नेशनल यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं एंड रीजनल लेवल पे लोगों, जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, उनको ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस भी दे सकते हैं कि आप अपने अपने रीजन पे अच्छे से काम करें। ठीक है, लेकिन यहीं पे रुक जाओ। इंडिया में फॉलो तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन ये जो टर्म है फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कहीं भी यूज नहीं हुई है। इंस्टेड हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब शुरू में नहीं समझ आया होगा ना, तो अभी समझ आ जाएगी ये वाली बात, जब हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 1 है ना। हमारे संविधान में कहा है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अरे भाई, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी तो बोल सकते थे, क्यों हमने बोला कि हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है? तो इसके लिए 2 रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरेशन कब बनती है? यहाँ पे फेडरेशन जो है फ्यूडो वर्ड से लिया हुआ है, जिसका मतलब है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो पहली चीज हमारे संविधान बनाने वालों ने ये क्लियर की कि इंडियन फेडरेशन को छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन करके कोई नई स्टेट नहीं बनाए, है ना। दूसरी चीज कि जितनी भी स्टेट्स इंडिया में है, उनके पास इतना राइट नहीं है कि वो इंडियन फेडरेशन से अलग हो जाएं। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखते हुए इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना कह के यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इंडियन जो कंट्री है ये यूनियन है, क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसे खत्म नहीं कर सकते, इसका विनाश नहीं कर सकते। कोई भी स्टेट का मूड हुआ नहीं हम इंडिया से अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, क्यों हमने यूनियन ऑफ स्टेट चुना ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट? पहला पॉइंट, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, जैसा कि अमेरिकन फेडरेशन में। दूसरा, इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, हमारा इंडिया जो है एक यूनियन है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, 2 फेडरेशन सिस्टम हमने देखे, एक अमेरिकन फेडरेशन सिस्टम है इंटीग्रेशन वाला, एक कैनेडियन फेडरेशन सिस्टम है डिसइंटीग्रेशन वाला। तो इंडिया कौन सा फॉलो करता है? ये तो हमने देख लिया कि हम फेडरेशन हैं, ठीक है, कौन सी वाली फेडरेशन है, अमेरिका वाली या कनाडा वाली? तो हम है कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन को हम फॉलो करते हैं। कैसे हम कैनेडियन फेडरेशन की तरह सेम है? पहली बात है फॉर्मेशन, डिसइंटीग्रेट करके हम बने। हमारा पूरा देश एक था, एकता थी, लेकिन छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड किया गया ताकि हर एक स्टेट अपने अपने एरिया में काम करे, बेहतर काम करे, डेवलपमेंट करे।
दूसरा है हमारी प्रेफरेंस है वर्ड यूनियन को, ना कि वर्ड फेडरेशन को। कनाडा भी जो है एक यूनियन है, इंडिया भी एक यूनियन है। तीसरा आता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जैसे कनाडा में है ना मैक्सिमम पावर्स, यानी ज्यादा पावर्स सेंटर को मिली है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। इंडिया में भी ऐसा ही है, ज्यादा पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। ध्यान रखना है आज हमें इतना ही पढ़ना था। कल के वीडियो में हम फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसी के साथ हम कंपैरिजन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, समझ आया या नहीं, कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो का कंटेंट समझ आया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर बेल आइकन का एक आइकन आता है, उसे आप प्रेस कर सकते हैं सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।